कुंती देवी एक गरीब बुढ़िया थी। शादी के बाद बेटों ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। गांव के कुछ लोगों ने उस पर रहम खाकर कुंती को रहने लायक एक झोपड़ी बनाकर दे दिया था, जिसमें वो रहती थी। कुंती देवी को खेती करने का बड़ा शौक था। वो झोपड़ी के बाहर अपने आंगन में ही थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाया करती थी। अरे वाह, सारी सब्जियां तो बहुत हरी भरी हुई हैं। और ये बैंगन देखो, कितना सुंदर नजर आ रहा है। और ये मटर, ये भी कितना सुंदर है। एक काम करती हूँ, सारी सब्जियां मिक्स करके ना स्वादिष्ट सब्जी बनाती हूँ। वैसे ही कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है मैंने। कुंती देवी सारी सब्जियां तोड़कर अपने घर में ले जाती है और सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती है। सब्जी काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनी हुई थी, जिसे खाने के बाद कुंती देवी का पेट भर जाता है। ऐसे ही रात को सोते वक्त कुंती देवी अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। कुछ तो करना पड़ेगा कुंती। बच्चों ने तो तुझे बुढ़ापे में धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया है। अब अगर कमाऊंगी नहीं तो कैसे अपना पेट पालूंगी। साथ ही साथ धीरे धीरे शरीर भी बूढ़ा हो रहा है। दवाइयों पर ही तो मेरा शरीर चल रहा था। अगर दवाइयां रुक गईं तो मैं क्या करूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुंती देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। इसलिए कुंती देवी अगली सुबह बड़ी बड़ी कोठियों में जाकर साफ सफाई करने का काम ढूंढने लगती है। लेकिन बूढ़ी औरत को देखकर हर कोई उसे काम देने से मना कर देता था। बेचारी बहुत परेशान थी। वह उदास होकर घर आ ही रही थी, तभी वहां पर एक छोटा बच्चा साइकिल पर मिर्ची, धनिया और नींबू बेच रहा था। ये देखकर कुंती देवी के मन में ख्याल आता है, अरे ये इतना छोटा सा बच्चा नींबू, मिर्ची, धनिया बेच रहा है। क्यों ना मैं भी इसी तरह से अपना काम शुरू करूं, क्योंकि मुझे कोई भी काम पर नहीं रखेगा। अब मेरा शरीर मेहनत करने लायक नहीं है। कुंती देवी अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने छोटे से बगीचे में जाकर देखती है कि आखिर कौन कौन सी सब्जियां हो रखी हैं। तभी कुंती देवी देखती है कि उसके बागीचे में बहुत सारे लाल लाल टमाटर, बहुत सारे मटर, मिर्ची, धनिया हो रखे हैं। ये देखकर कुंती बहुत खुश होती है और वह सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर साफ करके एक टोकरी में रख लेती है। अगले दिन टोकरी अपने सर पर उठाकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। कुंती देवी की सब्जियां बहुत ही ज्यादा हरी भरी थी। इस वजह से उसकी अच्छी बिक्री होती है। पहले दिन में ही उसकी काफी अच्छी बिक्री हो गई थी। वह खुशी खुशी सारे पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। तभी रात को कुंती देवी का बेटा मोहन और बहू अर्चना वहां आते हैं। वह दोनों अपना दुखड़ा कुंती देवी को सुनाते हुए कहते हैं, माँ देख, हम जानते हैं कि हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुझे भी सोचना चाहिए कि अब हमारा भी परिवार है। उनके बारे में सोचना मेरा ही फर्ज है। मैं यहाँ तेरे से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ पैसों की मदद चाहिए मुझे, क्योंकि तेरा पोता बहुत बीमार है। क्या हुआ है मेरे पोते को? अरे तुम दोनों से एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा क्या? माँ, उसे पीलिया हो गया है और उसके इलाज में थोड़े से पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका समय से इलाज करवा पाऊँ। अगर तेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो तू मुझे दे दे। हाँ माँ जी, आपका ही पोता है और आप मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? आखिर अपनों से ही लोगों को उम्मीद होती है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बहू, कि अपनों से ही तो उम्मीद होती है हमें। फिर मेरी उम्मीद का क्या? तुमने तो मुझे बुढ़ापे में धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया था। अब तुम दोनों यहाँ मुझसे पैसे मांगने के लिए आए हो। ये नहीं सोच रहे कि मैंने अकेले इतना सब कुछ किया है, क्योंकि इस बुढ़ापे में कोई मुझे काम पर रखने के लिए तो तैयार है नहीं। फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तुझे क्या लगता है कि एक बच्चा अपनी माँ को पहचानता नहीं है? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ तू उन औरतों में से है कि अकेले ही सब कुछ कर सकती है। इतना तो मुझे भरोसा है कि तूने ना तो भीख मांगा होगा और ना ही चोरी की होगी, बल्कि मेहनत से
कहीं से पैसों का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लिया होगा। तो मान दे देना अपने बेटे को पैसे। तुम दोनों का व्यवहार और तुम दोनों की शक्ल पर तो मैं 1 रुपया भी तुम्हें ना दूं, लेकिन सिर्फ अपने पोते की तबीयत के लिए मेरे पास जितने पैसे हैं मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया या फिर मैंने तुम्हें अपना लिया है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं अकेले ही अपना पेट पालूंगी, लेकिन तुम्हारे आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। अरे ठीक है, फिलहाल के लिए पैसे तो दे दे। कुंती देवी अपने बेटे को 1000 रुपया निकाल कर देती है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पैसे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन कुंती देवी फिर से अपने बगीचे से कुछ सब्जियां तोड़ती है और उन सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। उन पैसों से कुंती देवी अपने लिए दवाइयां और घर का कुछ सामान ले लेती है। चलो, भगवान की कृपा से मेरी दवाई तो आ गई। अब 1 महीने मुझे दवाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। सब्जी बेच बेच कर कुंती देवी अपना जीवन जी रही थी। एक दिन कुंती देवी बाजार में सब्जियां बेच रही थी। तभी वहां पर एक ग्राहक आता है और वह ग्राहक कुंती देवी से कहता है, अरे अम्मा, तुम्हारे पास गोभी नहीं है क्या? तुम्हारे पास सारी सब्जियां दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन गोभी नजर नहीं आ रहा। सुना है तुम्हारे यहाँ की सब्जी बहुत अच्छी और हरी भरी होती है। हाँ बेटा, मेरे यहाँ की सब्जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे बागीचे में गोभी की खेती नहीं होती। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही गोभी की खेती करूँगी। अभी के लिए तुम कहीं और से गोभी खरीद लो। कुंती देवी के मन में गोभी उगाने की बात आ जाती है। कुंती देवी घर आती है। घर आने के बाद वह अपने बगीचे में बैठकर सभी सब्जियों को निहार रही थी और बार बार गोभी को उगाने के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद कुंती अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही कुंती उठती है, वह देखती है कि उसके बागीचे की सारी सब्जियां हर जगह बिखरी पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी सब्जियों को नष्ट करने के इरादे से ये सब किया है। हे भगवान, आखिर इतनी बुरी हरकत किसने की है मेरे साथ? कौन है ऐसा जिससे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? ये सब क्यों हुआ है भगवान? अब कैसे मैं अपना पेट पालूंगी? बाजार में सब्जियां बेच बेच कर ही मैं अपना जीवन जी रही थी। अब किसके भरोसे जीऊंगी मैं? तभी वहां पर मोहन आता है और मोहन कुंती को ऐसा रोता हुआ देखकर हंस रहा था। मजा आ रहा है ना माँ, अपने बेटे से झूठ बोलती हो। अरे रोज रोज तुम अच्छा पैसा कमाती हो, ये नहीं कि अपने बेटे को अपने कमाए हुए पैसे चुपचाप उसके घर तक पहुंचा दूं। अगर अपने बच्चों से दगाबाजी करोगी तो यही सब मिलेगा तुम्हें। कुंती समझ जाती है कि ये सब कुछ मोहन ने किया है। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह चुपचाप अपने घर चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह कुंती फिर से अपने बागीचे में आती है और देखती है कि उसके बागीचे में 2 मुंह वाला एक गोभी उगा हुआ है। पूरे बागीचे में सिर्फ एक ही 2 मुंह वाले गोभी को देखकर कुंती हैरान थी। घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था। कुंती देवी उसी गोभी को तोड़कर घर में ले जाती है। तभी वो भी कुंती से कहता है, अरे अम्मा, हमें काटो मत, ना हमारी सब्जी बनाओ। हम कोई आम गोभी नहीं हैं, बल्कि हम तो जादुई 2 मुंह वाले गोभी हैं और हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं यहाँ, क्योंकि बहुत दिनों से तुम परेशान हो, इसलिए भगवान ने खुद हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो? हाँ माँ, मैं 2 मुंह वाला जादुई गोभी हूँ और यहाँ मैं आपकी मदद करने आया हूँ। एक मुंह से मैं आपसे बातें करूँगा, आपकी परेशानी सुनूंगा और दूसरे मुंह से मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करूँगा। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था। वह आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे।
भले ही भगवान ने तुम्हें यहाँ 2 गोभी का रूप देकर भेजा हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम साक्षात भगवान हो। अरे अम्मा, हम कोई भगवान नहीं हैं, बल्कि हम भगवान का भेजा हुआ एक रूप है और हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। अब तुम्हें कभी भी किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर जादुई 2 मुंह वाला गोभी अपने दूसरे मुंह से खूब सारा पैसा निकालने लगता है। कुंती देवी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन कुंती देवी अपने लिए बहुत बड़ा खेत खरीदती है और उस खेत में खेती करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जादुई 2 मुंह वाला गोभी कुंती देवी के लिए बहुत सुंदर सा घर बना देते हैं। धीरे धीरे कुंती देवी बहुत अमीर हो जाती है। जब मोहन को ये बात पता लगती है तो वह फौरन कुंती देवी के घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता है। आखिर मेरी माँ के हाथ में ऐसी कौन सी तिजोरी की चाबी लग गई है? आखिर वो अमीर कैसे हो गई? अब कैसे भी ये सारा माल पानी मेरे को हथियाना होगा। इतना बोलकर मोहन कुंती देवी के घर में घुस जाता है। इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर मोहन का मुंह फटा का फटा रह जाता है। वह जल्दी से सारा सामान धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर जादुई गोभी आ जाता है और जादुई गोभी अपने दोनों मुंह से एक लंबी सी रस्सी निकालता है और उस रस्सी से मोहन को पूरी तरह से बांध देता है और बांधने के बाद पूरे घर में उसे घुमाने लगता है। मोहन का पूरा सर चकराने लगता है। जादुई गोभी अपनी जादुई शक्ति से मोहन को जमीन पर 3 से 4 बार पटक देता है, जिसके बाद मोहन की हालत खराब हो जाती है। तभी जादुई गोभी कहता है, दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना, वरना इसी तरह से तुम्हारा बुरा हाल होगा। जादुई गोभी मोहन को चेतावनी देकर छोड़ देता है। मोहन डर के मारे वहां से भाग जाता है और दोबारा कभी कुंती देवी के घर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। एक छोटे से गांव में मंगलू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी छोटी सी जमीन थी, जिस पर वे खेती बाड़ी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी, जिसकी शादी के लिए उसके माता पिता ने एक लड़का देखा था और वह उसे देखने के लिए आने वाला था। मंगलू बेटा, तुम तो जानते हो, जब से उस हादसे में मेरा हाथ चला गया तब से तुझ पर ही सारे घर की जिम्मेदारी आन पड़ी है। बेटा, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी रजनी की शादी धूमधाम से करें। बाबा, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हैं, जो भी कमा कर देता हूँ वो माँ के हाथ पर रख देता हूँ। अब आप माँ से ही पूछ लीजिए कितना जुड़ गया है। तभी मंगलू की माँ रसोई से निकलकर बाहर आती है। क्या बताऊं बेटा, घर के खर्चे निकालने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा है, ले देकर 50,000 रुपए हैं। बस 50,000? इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आप ही बताओ बाबा, मैं क्या करूं? सारा परिवार एकदम से खामोश हो जाता है। फिर मंगलू के बाबा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पहले आकर लड़के वाले लड़की को पसंद तो कर जाएं। फिर एक दिन रजनी को देखने एक बहुत ही सभ्य परिवार आता है और वह रजनी को पसंद कर लेते हैं। भाभी, आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। बस अगले महीने का कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर बच्चों की शादी तय कर देते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, पर अगर थोड़ी दान दहेज की बात हो जाती तो? देखो भाई, मेरा इकलौता बेटा है जिसे मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया है। आज बहुत अच्छी जगह पर नौकरी कर रहा है, 25,000 रुपये महीने का कमाता है। अब आप लोग देख लीजिए कि हमारे हिसाब से अब कितना खर्च कर सकते हैं। बाकी सब आप देख लीजिएगा। बस 1 लाख रुपये नगद देने से ही मेरे बेटे को रोक देना, समाज में हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा। यह सुनकर रजनी के परिवार को काटो तो खून नहीं की हालत हो गई। वे फिर भी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और उन लोगों के जाने के बाद, हे भगवान, 1 लाख रुपया नगद बोला है और बाकी शादी का खर्चा कम से कम 5-6 लाख में जाकर रजनी की शादी होगी। हाँ बाबा, इतने रुपए तो लग जाएंगे, पर चिंता मत करो, मैं जमींदार से बात करके देखता हूँ।
उनसे कुछ पैसे उधार ले लूंगा, फिर धीरे धीरे चुकाता रहूंगा। हे भगवान, कर्जा? नहीं नहीं बेटा, मैंने सुना है कर्जा चिता के समान होता है। अभी रजनी की शादी है, फिर 1-2 साल में तेरी शादी के बारे में भी सोचेंगे। कर्ज उतरता रहेगा तो फिर तेरी शादी कब होगी बेटा? माँ, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? कल के बारे में सोच रही हो और आज जो है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हो। मंगलू परेशान हालत में अपने खेतों की तरफ चला जाता है। दिसंबर का महीना था। किसानों ने अपने खेतों में गोभी की फसल लगाई हुई थी। मंगलू उदास सा अपने खेत में इधर से उधर घूमते हुए खरपतवार निकाल रहा था और फिर थकने के कारण वह एक जगह बैठ जाता है और रोने लगता है। इस छोटी सी जमीन पर मैं क्या करूं? जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश तो करता हूं। अब रजनी की शादी के लिए इतना सारा रुपया कहां से लेकर आऊं? तभी वहाँ एक कुत्ता आता है और मंगलू का पैर चाटने लगता है। अरे तुम कहां से आ गए इस जंगल बियाबान में? लगता है तुम्हें भूख लगी है। इस समय तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। चलो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मंगलू उसके साथ बातें करते हुए और सीटी बजाते हुए उसे घर तक ले आता है और फिर अपनी माँ से कहता है कि इसके लिए रोटी दे दो। रोटी खाने के बाद वह कुत्ता उसी चौखट पर बैठ जाता है और पूंछ हिलाने लगता है। भैया, ये कुत्ता तो यहीं बैठ गया है, मुझे नहीं लगता अब ये यहाँ से जाएगा। कोई बात नहीं, बेचारा 2 रोटी खाएगा लेकिन घर की हिफाजत भी तो करेगा। इसका कोई नाम बताओ, क्या रखें? देखो तो भाई, ये बिल्कुल सफेद रंग का है, क्यों ना इसका नाम शेरू रखें? शेरू? ये तो बड़ा ही प्यारा नाम है। फिर रात को जब सब लोग खाना खाते हैं तो शेरू को भी खाना देते हैं। अगले दिन सुबह मंगलू खेतों में सब्जी तोड़ने के लिए चला जाता है। शेरू भी उसके पीछे पीछे खेतों में चला जाता है। शेरू, तुम मेरे साथ आ तो गए हो, लेकिन आज बहुत ठंड है, तुम्हें घर पर ही रुकना चाहिए था। यह सुनकर शेरू खेलने लगता है और फिर खेतों के बीच दौड़ने लगता है। मंगलू उसे ऐसा करने से रोकता है कि तभी शेरू एक जगह पर रुककर जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे क्या देख लिया तुमने? इतनी जोर जोर से क्यों भौंक रहे हो? पर शेरू लगातार भौंके जा रहा था। मंगलू वहाँ पहुँच जाता है तो देखता है कि वह गोभी के फूल को देखकर ही भौंक रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलो आओ, इतनी दूर चलवा दिया। मंगलू शेरू को वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन शेरू वहाँ से हिलता ही नहीं। तब मंगलू ध्यान से उस गोभी के फूल को देखने लगता है। वह चांदी की तरह चमक रहा था। अरे यह तो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है। भला गोभी का फूल और इतना चमकदार? ये कहकर मंगलू उस फूल को तोड़ने लगता है कि तभी वह फूल बोल पड़ता है। मुझे यहाँ से मत निकालो, वरना मैं मुरझा जाऊंगा। अभी अभी तुम्हारे कुत्ते ने भी मुझे भौंक भौंक के परेशान कर दिया है। यूं गोभी के फूल को बोलता हुआ देखकर मंगलू हैरान था और उधर शेरू चुप नहीं हो रहा था। मंगलू उसे डांट कर चुप कराता है और गोभी के फूल से बात करता है। बड़े ही अचंभे की बात है, एक गोभी का फूल बातें कर रहा है। हाँ, मैं एक जादुई फूल गोभी हूँ। मुझे मेरी माँ ने सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेजा है और एक दिन के लिए मुझे यहाँ पर इस कड़कड़ाती ठंड में रहना पड़ेगा। यह तो और भी हैरानी की बात है। भला सब्जियों की भी दुनिया होती है और उन्हें भी सजा मिलती है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे आज पूरा दिन पूरी रात यहीं रहना होगा। कल सुबह सूरज निकलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे तुम जादुई गोभी का फूल हो तो तुम अपने लिए गर्मी का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरे लिए कुछ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, अपना स्वेटर तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ, इससे तुम्हें गर्मी का एहसास होगा। और ऐसा बोलकर मंगलू अपना स्वेटर उतारकर गोभी के फूल को ढक देता है। अरे वाह, यह तो काफी गर्म है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मंगलू का दोस्त आ जाता है। अरे मंगलू, मैंने सुना है कि रजनी की शादी तय हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। हाँ भाई, शादी तो तय हो गई है, लेकिन मुझे बड़ी चिंता भी हो रही है। कम से कम 6-7 लाख रुपए चाहिए शादी के लिए। हाँ भाई, आजकल इतने रुपए तो मामूली सी बात है। अगर मैं मदद भी करना चाहूँ तो हद से हद 25,000 रुपए तक की कर सकता हूँ। नहीं नहीं दोस्त, तुमने पूछ लिया, इतना ही बहुत है। मुझे लगता है मैं जमींदार से बात कर लूं, पर वह बहुत लालची है, या तो घर को गिरवी रखेगा या जमीन को। हाँ मेरे भाई,
वो तो बहुत लालची इंसान है। चल तू फिक्र मत कर, अगर इतना कुछ है तो भगवान ने तेरे लिए भी कुछ सोचा ही होगा। और ये स्वेटर नीचे पड़ा है। नहीं नहीं, यह तो मैंने बस अभी रखा है, मैं उठाकर पहन लूंगा। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। शेरू भी अब आराम से बैठा हुआ था। अरे बाप रे, तुम्हारे यहाँ इतना पैसा लगाकर शादी की जाती है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से शादी हो जाती है। अब तुम क्या करोगे? सोच रहा हूँ घर गिरवी रख दूंगा, फिर खेतों में काम करके थोड़ा थोड़ा करके जमींदार को पैसा लौटा दूंगा। और अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें पैसा लौटाना ही ना पड़े तो? तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे इस पर जरा भी हंसी नहीं आई। हम गरीब लोग ना जाने कितने सपने देखते हैं और कितनों को टूटते हुए भी देखते हैं, लेकिन मैं अपने बाबा का सपना नहीं टूटने दूंगा। अगर उन्होंने रजनी के लिए वो घर पसंद किया है तो मेरी बहन की शादी वहीं होगी, बेशक उसके लिए मुझे हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़े। चलो अब तुम आराम करो, कल सुबह मैं ये स्वेटर यहाँ से उठा लूंगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की? थोड़ी देर मुझसे बातें करो। मैं जरूर तुमसे बातें करता, लेकिन मेरी बहन की शादी है अगले महीने तय हुई है, इसलिए सोच रहा हूँ कि पहले जमींदार से जाकर बात कर लूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें पैसों की जरूरत है, वह तुम्हें दे सकता हूँ, और तुम्हें उसके बदले में मुझे कुछ वापस करने की जरूरत ही नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा जादू मुझ पर नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक सोने का बहुत बड़ा गोभी का फूल आ जाता है, जिसे देखकर शेरू फिर से भौंकने लगता है। चुप करो शेरू, ये सोने की गोभी का फूल लग रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसे बेचकर तुम अपनी बहन की शादी करो। ऐसा करता हूँ कि एक फूल मैं तुम्हें दे देता हूँ। वहाँ पर अब 2 सोने के गोभी के फूल पड़े हुए थे, जिसे देखकर मंगलू को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन्हें उठाए और क्या करे। क्या सोच रहे हो? तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की, बात खत्म हो गई। पर मैंने तो तुम्हें केवल एक स्वेटर से ढका और तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया। तुमने किसी की जान बचाई है, यह तो निर्जीव चीज है। ज्यादा मत सोचो, इसे ले जाओ और अपने सारे काम करो। मंगलू बहुत खुश होता है। वह उन दोनों सोने के गोभी के फूलों को घर ले आता है और अपने घर वालों को सारी बात बताता है। अब वह लोग बहुत खुश थे। शाम को ही मंगलू अपनी माँ के साथ जाकर उन जादुई फूलों के बदले बहुत सारा पैसा ले आता है, और वह पैसा इतना सारा था कि शादी होने के बाद भी बहुत सारा पैसा बच जाना था। किसी ने सच ही कहा है कि नेकी का फल जरूर मिलता है। अगले दिन सुबह मंगलू शेरू के साथ जब खेतों में जाता है तो वहाँ पर उसका स्वेटर तो पड़ा था, लेकिन वह जादुई गोभी का फूल नहीं था। वह समझ गया कि उसकी सजा पूरी हो गई, इसीलिए वह वहाँ से चला गया। मंगलू मन ही मन उसे धन्यवाद देता है और अगले महीने अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करता है, और बाकी बचे पैसों से वह अपना जीवन अच्छे से गुजारता है और खेतों में मेहनत करके अमीर हो जाता है।